नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते चलिए और हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आज थोड़ा सा मेरे पीछे का परिदृश्य आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसकी वजह है मैं यात्रा में हूँ और अभी ज्योति जी से जब बातचीत शुरू होगी तो मैं बताऊंगा मैं कहाँ हूँ। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। और आप बहुत ही अच्छी धारा से इस वक्त हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है। बिल्कुल दर्शकों, मैं राजाराम की धरती ओरछा मध्य प्रदेश में हूँ। दुनिया में अकेली वो जगह है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा के रूप में जाने जाते हैं, राजा के रूप में पदस्थापित है। जी हाँ, ओरछा। ओरछा के रानी महल में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के रूप में है, अकेली वो प्रतिमा है जहां आपको राजा राम सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कहीं भी आपको ज्यादातर खड़े हुए राजा राम की तस्वीर दिखाई देती है, श्री राम की तस्वीर दिखाई देती है, मूर्ति दिखाई देती है। और एक परंपरा और भी है, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आरती तो होती ही है, उसी के साथ उन्हें सलामी पेश की जाती है। जी हाँ, पहले जब राजो रजवाड़ों का दौर था तो ज्योति जी उस समय बाकायदे राजा के सैनिक सलामी देते थे। अब गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस के 5 जवान सुबह और शाम दोनों समय उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। कहा जाता है कि दिन भर यहाँ शासन करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वापस अयोध्या लौट जाते हैं, यानी दिन भर ओरछा और शाम को अयोध्या। तो ये पौराणिक महत्व है और मेरा सौभाग्य है कि मैं ओरछा में हूँ। ओरछा की धरती से बिहार की तरफ चलता हूं लेके आपको ज्योति जी। बिहार में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है एनडीए की और एक ऐतिहासिक मतदान किया है, और इसके बहुत सारे असर दूरगामी परिणाम आने वाले हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार में गम, दुख, पितकोप, पितकोप में इसलिए कह रहा हूं, देशज भाषा का शब्द है ये, जो बिहार में बहुत सारे हमारे बिहार के दर्शक इसको जानेंगे। वो हिस्से आया है लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से। तेजस्वी के लिए महादुख है, राहुल गांधी के लिए महादुख है, पूरे महाठग बंधन के लिए बहुत दुख भरा समय है। लेकिन उसी बिहार से दो जगह डर भी ट्रांसपोर्ट हुआ है, और एक डर आया है उत्तर प्रदेश और दूसरा डर गया है वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी डरी हुई हैं, तो अखिलेश यादव के लिए आप कह सकती हैं कि महा डरे हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का डर यह है कि जिस तरीके से पीटीए का चूरन फेल हुआ है और हिंदू एक हो गया है, जातियां एक हो गई हैं, एक होके अगड़े पिछड़ों ने मतदान किया है और भारी विजय मिली है एनडीए को, उन्हें अपना पीटीए का फार्मूला यहां उत्तर प्रदेश में धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप ज्योति जी, प्लीज। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। 2014 में जब मोदी जी आए सरकार में, और तो उन्होंने स्वच्छता अभियान आरंभ किया था। और ये जो डर है, ये स्वच्छता अभियान से ही है। एक्चुअली जो एसआईआर हुई, एसआईआर भी एक शुद्धिकरण है। जैसा मोदी जी ने अभी अपने भाषण में रिसेंटली बिहार जीतने के बाद बोला कि सूचियों का शुद्धिकरण है। तो अगर उस सूची के शुचिता के जो लोकतंत्र में शुचिता की बात की जाती है कि चुनाव जो हो तो शुचिता के साथ हो, तो शुद्धिकरण आवश्यक है सूचियों का। तो अब उस बात से, स्वच्छता से किसको डर लगता है? स्वच्छता से डर उनको लगता है जो गंदगी का फायदा उठाते हैं, गंदगी पे पनपते हैं। तो जैसे हम घरों में देखते हैं कि जहाँ पे गंदगी होगी वहीं कॉकरोच होंगे या इस तरह के कीड़े होते हैं। उनको वो कभी नहीं चाहते कि घर में सफाई हो। तो उसी तरह से हमने बिहार चुनाव में भी देखा, जिस तरह से लोगों ने विरोध किया। तो जो जनता के लोग हैं, हम हैं, हम लोग नहीं देख रहे थे क्या कि कौन लोग हैं जो होने नहीं देना चाहते एसआईआर, और एसआईआर हम्म। से फायदा यही तो होगा ना कि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए फायदा होगा। मैं वोटर हूँ, मैं यहाँ की वोटर हूँ, भारत की निवासी हूँ, मुझे क्या समस्या है? होने दीजिए एसआईआर, हमें कोई समस्या नहीं है। अगर मैं एक एक नागरिक होकर ऐसा सोचती हूँ, तो करोड़ों नागरिक भी ऐसा ही सोचते हैं। जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने मोदी जी की देखिए क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। मैं तो कहूंगी 100% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट चलता है। अगर किसी व्यक्ति की जबान
पे वो होता है ना कि कहते हैं ना पहले कि एक ज़बान पे बात होती है, तो उस तरह का जो उनका कहना चाहिए कि मजबूत उनकी ज़बान है, जो कहते हैं वो करते हैं, तो पब्लिक उसको मानती है। अब अगर उस नेता के लिए, उस नेतृत्व के लिए अगर कोई इस तरह से झूठ के तीर चलाएगा, तो वो किसी को समझ नहीं आएँगे। मतलब हमें भी समझ नहीं आते कि गलती क्या है। सरकारी अधिकारियों पर और सरकार पर हमें विश्वास तो करके चलना पड़ेगा। नहीं, तो क्या हम कर सकते हैं शुद्धिकरण? अगर आप चुनाव आयुक्त के ऊपर इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं और आज भी सबसे बड़ी बात ये है समझदारी की। अगर आप ये नहीं है कि आप किसी राजनीतिक दल के प्रमुख के पुत्र हैं, तो आपको सत्ता मिलेगी ही मिलेगी या सब आपको पसंद करें क्योंकि आप किसी के बेटे हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है। आप किसी के भी बेटे हों, ना हों, आपका विज़न क्या है? अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कहते हैं विदेश से आए, ये करा, वो करा, उससे डज़न्ट मैटर। मैं आज भी कहती हूँ इनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इनके जो प्रवक्ता हैं, वो भी कोई इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे ये फॉल्ट्स थे और एक्चुअली इतना ज़्यादा इन लोगों के अंदर परिवारवाद है कि ये एक तरह से राजा मानते हैं और राजाओं वाला अब समय जा चुका है। उनके आगे ये मुँह नहीं खोल सकते। इसलिए इनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो इन्हें सही दिशा बता सके। तो जो ये लोग सोचते हैं मन में एक तरह से निरंकुश सा है इन सभी पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे सपा हो। तो ये अपने से आगे किसी को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, प्रिंस हैं, किंग हैं, इस तरह की पोज़ीशन में रहते हैं तो सही आंकड़े और ज़मीन पे क्या सही चल रहा है, वो इन तक बताने के लिए कोई भी इनका मुखबिर मुँह नहीं खोल सकता है इनके आगे। उसको डर है कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मतलब हम्म। आपको केवल ये चाहिए कि हाँ, अखिलेश, वाह अखिलेश, आ तेजस्वी, वाह तेजस्वी, है ना? राहुल जी का तो कहने ही क्या है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो चलती हैं, उसमें आप ज़मीन की जाँच नहीं कर पाते हैं। भाजपा में इस तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ पर बातें मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी-कभी मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ प्रारंभ पे या मैं सोशल मीडिया पे बोलती हूँ, आप लोग भी बोलते हैं। मैं कई बार टीवी पे मोदी जी के मुँह से उन बातों को सुनती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक आम जनता की बात सुन रहे हैं। और उसके ऊपर वो अपने कुछ मतलब सोचते हैं। आगे हो सकता है कि हमारी और उनकी सोच की मैचिंग एक हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारी बात सुनी ही गई है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम जो चाहते थे उस तरह की बात हमारे मुख्य नेतृत्व से आ रही है। उनके भाषणों में इस भाषण में भी हमने 1-2 बातें उनकी सुनी, जो मुझे लगा कि ये बात तो हम लोग बोल रहे थे पीछे काफ़ी समय से और ये बात मोदी जी के मुँह से आई तो बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि वो सुनते हैं, वो उनको अगर हम गलत भी होता है, बोलते हैं, गलत भी हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल झंडा उठा के खड़े हैं भाजपा का, ऐसा तो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम जब गलत बोलते हैं, तो भी उन तक बात पहुँचती है कि हमने ये चीज़ गलत करी है। तो उसके हाँ जी। मैं अब नोटिस करा रहा हूं और हमारे प्रारब्ध के दर्शक इस बात को याद करेंगे। आपसे भी मैंने बात करते हुए जब भी बिहार के संदर्भ में और नीतीश कुमार के वोट बैंक के बारे में बात किया तो हमने कहा कि एम वाई, हम लोगों ने परिभाषित भी किया कि एम महिला और वाई यूथ, ये एक नया वोट बैंक है। और कल गुजरात में जब बिहार के समाज से मिल रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने वहां उद्बोधन में कहा कि एम वाई, ये एम वाई का एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, एक नया वर्ग तैयार हुआ है जिसमें महिला और यूथ है। मैंने अभिषेक तिवारी के साथ बात किया, तब भी मैंने कहा कि एम वाई फैक्टर वहां पर एक नए तरीके से आया है और इनका एम वाई यानी मुस्लिम और यादव टूटा है। कैसे टूटा है? और मैं जब ये कहता हूं ज्योति जी कि बिहार के चुनाव ने ये दिखा दिया है कि कैसे हिंदू एक हुआ है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये दोनों चीजें कैसे जमीन पर उतरी हैं, इसकी एक वानगी जरा आपको बताता हूं। एनडीए की जो प्रचंड जीत है और उनकी जो संख्या है, उस संख्या में हर वर्ग की सीटें पहले से बढ़ी हैं, चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो यादव हों। और वहीं पर दूसरी जगह मुझे अच्छा नहीं लगता अलग अलग जातियों के नाम, वरना मैं बताऊं ब्राह्मण की सीटें भी बढ़ी हैं, बनिया की सीटें भी बढ़ी हैं, वहां पर भूमिहार की सीटें भी बढ़ी हैं, यादव की भी सीटें बढ़ी हैं एनडीए के खाते में। और वहीं पर तेजस्वी और महागठबंधन के खाते में खुद तेजस्वी ने
50 से ऊपर अकेले कैंडिडेट उतारे थे यादव, और सफलता उनको मिली है बमुश्किल, मुझे याद नहीं आ रही है फिगर, मेरे ख्याल से 13 या 14 उनके इससे भी कम वो यादव कैंडिडेट जीते हैं। उससे कहीं ज्यादा जो है कैंडिडेट वो एनडीए के पास हैं, यादव विधायक हुए हैं। तो ये पूरी तस्वीर ये बताती है कि हिंदू एकीकरण हुआ है, यादव भी हटा है, उनका अपना समाज, मुस्लिम कहाँ गया है ये सीमांचल के रिजल्ट बता रहे हैं। तो उनका एमओआई समीकरण बिखरा है। यही एमओआई समीकरण लेके अखिलेश यादव अपनी ताजपोशी का सपना बनाया है, और यही उनकी एक लंबी राजनीति रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी। मैं ये कहूंगी कि पहले पुरानी जो परंपराएं चलती आई हैं, मतलब अखिलेश के फादर हो या तेजस्वी के पिताजी हो, उन लोगों के टाइम में वही था 80-20 वाला आंकड़ा कि मुस्लिम हम अपने साथ रखेंगे 20 और 80 में से बांट देंगे जातियों में। तो जातिगत जो इन्होंने राजनीति करी, पहले ये गरीबों के नेता थे, तेजस्वी के फादर जो है लालू जी, गरीबों के नेता बने, इन्होंने अपने को संकुचित कर लिया, फिर ये पिछड़ों के नेता बन गए, है ना? सिर्फ इन्होंने कहा कि हम सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करेंगे। उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक जाति की राजनीति करी, कि सिर्फ यादवों के ही नेता बन के रह गए, और कुछ समय बीता और उस समय के बाद ये यादवों के भी नेता नहीं रहे, ये सिर्फ एक परिवार कुनबे के नेता बन के रह गए, और अब तो 2 बेटों में से सिर्फ 1 बेटे के ही साथ हैं। देखिए, जब पार्टी में इस तरह से आपका जो कहना चाहिए कि प्रभुत्व आपका खत्म हो रहा है, आप जनता के लिए फाइट ही नहीं कर रहे, तो जनता आपके कैसे साथ खड़ी होगी? आप सिर्फ पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी ने जो मंचों से इस वाले चुनाव में और पिछले में भी इंडिकेशन दे दी थी, मुझे तो लगता है कि किसी भी इस तरह से, मतलब कोई बहुत ही बड़ी बात है कि आप सामने वाली पार्टियों को ये बता रहे हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आप गलती कर रहे हो परिवारवाद पे, आप गलती कर रहे हो, मत करो। इवन ये कितना बड़ा प्लेयर है जो इस तरह की बात बोलेगा, सामने वाले को बता रहा है कि तुम ये गलती मत करो, नहीं तो तुम हार जाओगे। और वरना कोई क्यों बताएगा? उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा मत करो। उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी कांग्रेस का समर्थन मत लो, ये पैरासाइट हैं, आप ही के ऊपर पनपेंगे और आप ही को खत्म कर जाएंगे, है ना? तो आपका जो हुआ क्या, देखिए मोदी जी ने एक, मैं कहना कि खुले दिल से उन्होंने बात बोली, उनका कोई नुकसान नहीं होना था, उनको सब पता है कि हमारा क्या होना है, लेकिन उन्होंने सामने वाले को भी एक कहना चाहिए कि जो राष्ट्र की जो उनके अंदर है ना कि प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, उस हिसाब से उन्होंने दोनों पक्षों को सलाह दी। उन्होंने सामने वाले पक्ष को भी सलाह दी, उन्होंने नहीं मानी। अब अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट 10% से भी कम गया, जो सोशल मीडिया पे भी चला, खूब मीम्स चल रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है। याद है कि अगर चुनाव हरवाना है तो अखिलेश भैया को बुला लो, ठीक है? 28 सीटों में 28 सीट या 22 सीटों पे ये गए थे, 21 हारे हैं। 22 में से 21 हारे हैं जहां अखिलेश यादव ने चुनाव किया, वो चुनाव प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं, अखिलेश जी भी उत्तर प्रदेश के हैं, दोनों बड़े नेता। योगी जी जाते हैं, 29 रैलियां होती हैं उनकी, 28 जीती हैं। बताइए स्ट्राइक रेट क्या है? मतलब क्यों पब्लिक जुड़ी है? पब्लिक को कोई विश्वास होगा ना। और जाति से ऊपर उठकर आप उसको एक समाज के रूप में देख सकते हैं, एक ऐसा समाज जो प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, सुरक्षा चाहता है, अपना धर्म परिवर्तन नहीं चाहता किसी भी हालत में। वो अपने धर्म के साथ रहना चाहता है, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको बिल्कुल। विश्वास मिला योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए चुनाव प्रचार में। इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने क्या, मैंने तो इनकी रैली सुनी भी नहीं, इनके भाषण नहीं सुने, पर जितना थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का सुना है, उसमें यही सब चीज़ें हैं कि सिर्फ बुराई करी आपने सामने वाली पार्टी की। बुराई करने से जो बैठा हुआ है सुनने के लिए जो कुछ लाख लोग आते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या करेंगे? तो अगर आपके अंदर इतनी भी समझ नहीं है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, इतनी भी समझ नहीं है कि चुनाव लड़ना कैसे है, तो फिर जो जो नतीजा हुआ है ना, वही आगे उत्तर प्रदेश में भी रिपीट करेगा। और यही डर है कि एक्चुअली आप कब तक आप कालिदास बन के, है ना, ये बन के रहेंगे कि आप कभी-कभी तो आपको पता चलेगा ना, जनता को पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या हैं। आपका बिल्कुल। कभी तो पोल खुलेगी, तो वो आपके मस्तिष्क की, बौद्धिक स्तर की, देखिए बीजेपी के लिए लोग बोल रहे हैं, इवन आज भी बोल रहे हैं कि राजद को तो सीट है, राजद को जो है वोट ज्यादा पड़ा बीजेपी से, ये सीट इनकी ज्यादा आई, तो यही तो आंकड़ा है, यही तो करना होता है पॉलिटिक्स में।
कि आपको सीट लेनी है, आपको वोट नहीं लेना, वोट उतना वोट आए कितना आए कम ज्यादा है, लेकिन आपकी सीट सबसे ज्यादा आनी चाहिए। उस चीज को ज्योति लेके जी, मूर्ख लोग कह रहे हैं चोरी है जी, ये क्या चोरी है? ज्योति जी, एक गठबंधन का वोट, मतलब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। एनडीए गठबंधन में अगर 20% के लगभग वोट आया है भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू का, और उसी के साथ जो वोट मिला है इनको चिराग पासवान को, जो वोट मिला है मांझी जी को, अरे मेरे मालिकों, ये सारा वोट परसेंटेज एक साथ मिलके और वो कंबाइन करता है और वो बताता है कि आपके वोटों में बिखरा हुआ है। तो बहरहाल ये इतना ज्ञान लोग लगा रहे हैं, हे भगवान, वही होता है कि हारने के बाद इस तरह की। एक चीज और अंतिम चलते चलते बात करूंगा आपसे, थोड़ा गला भी खराब है दोस्तों, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। महिलाओं के प्रति जो असम्मान तेजस्वी की पार्टी ने, उनके इकोसिस्टम ने, उनके तरफ के प्रचारकों ने महिलाओं के लिए मतलब क्या क्या अभद्रता की, उसके बाद कट्टा सटाएंगे। यहाँ तो योगी जी पहले से ही कहते हैं कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। और महिलाओं के लिए वही सारी, मुझे याद आता है डिम्पल यादव चुनाव प्रचार के दौरान उनके ही कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उनके साथ अभद्रता की, उनको कहना पड़ा कि भैया से शिकायत करूंगी। ये फैक्टर, एम वाई फैक्टर, जो बिहार में एक पैदा हुआ नीतीश कुमार के फेवर में, क्या आप उसको ही और स्ट्रेंथन होते हुए देख रही हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए, योगी जी का एम वाई फैक्टर? योगी जी को एक तो उनकी अपना जो छवि है, जिस जैसे वो हिंदुत्व के हमारे मतलब बहुत बड़े आइकॉन हैं, और दूसरा ये है कि बहुत लोग, मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं वो उनको एक अपने अंदर एक बड़ा भाई समझती हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बड़े भाई वाली उनकी फिगर है। तो बड़ा भाई क्या होता है, वो भी पिता समान ही होता है, संरक्षक होता है। जो महिलाओं ने वहां पे देखा है, महिलाओं ने महसूस किया है कि जब से वो आए हैं, उनके साथ जी, बेहूदगी, बदतमीजियाँ जो पब्लिकली होती बिल्कुल। थी, उस तरह की चीज़ें मतलब बहुत कम हुई हैं। अब देखिए किसी के घर में जाके कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेताओं का काम क्या है, सरकार सरकार तभी इंटरफेयर करेगी जब सड़क पे कोई कुछ हरकत हो, कुछ हो। उसमें उन्होंने इतना टाइट बिल्कुल। किया है, उसमें इतना टाइट किया है कि वहाँ की महिलाएँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनको कहते हैं हम भाई जो संभ्रांत परिवार से महिलाएं हैं, उनकी तो छोड़ ही दीजिए। जो जी, जी, महिलाएं जी, जो महिलाएं गांव में, जिनको कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल लेबर क्लास में जो महिलाएं काम करती हैं, वो महिलाएं ज्यादा खुश हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हैं बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ से कि देखिए पहले जमाने में संभ्रांत परिवारों की महिलाओं पे हाथ डालना फिर भी थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो एक अच्छे घर में रहती थी, नहीं दिखती थी, नजर नहीं आती थी। जब बाहर हैं तो उनके साथ भी हादसे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जो बेचारी जिनके पति सक्षम नहीं है, पिता सक्षम नहीं है, जो छोटे घरों में रह रही हैं, झोंपड़ियां उठा ली जाती थी लड़कियां, उनके साथ मतलब बिल्कुल, क्या क्या बिल्कुल, नहीं होता था, खेतों से उठा ली जाती थी। बिल्कुल, तो वो उस चीज बिल्कुल, में बहुत सिक्योर्ड फील जो महिलाओं ने किया है, वो कभी नहीं चाहती कि हमारे साथ अब इस तरह की हरकतें हों। तो बहुत ज्यादा वो उनको मानती हैं। कोई सोचता है कि पैसा दे दिया तो नहीं, पैसे से आप लोगों ने 1-1 लाख रुपए तक की घोषणाएं की हुई थी, महिलाओं ने 10,000 नहीं पे हुआ, विश्वास नहीं किया है दिया। हाँ, है नहीं ना? दिया किसी ने दस भरोसा। हजार उनको ज्यादा बिल्कुल, अच्छे लगे, उनको 10,000 ज्यादा बिल्कुल, अच्छा लगा बजाय 1 लाख के। तो ये कहना गलत है कि कोई भी महिला केवल पैसे के लिए वोट दे रही है, ऐसा नहीं है। महिलाएं सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखती हैं और सही अपना बात। देखती हैं हम जी कैसे पाएंगे, सांस कहाँ से लेंगे। तो अखिलेश बिल्कुल, यादव ने वो छवि नहीं बनाई है, और इनकी जो पुरानी छवि बनी हुई है वो इनकी 3 पीढ़ी तक साथ साथ चलेगी। तो बिल्कुल आप चलिए। उस छवि से बाहर नहीं निकल सकते। आप देखिए ना, बिहार में चली है, लालू प्रसाद यादव की एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी झेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है अभी कम से कम एक आध जनरेशन और वो परिवार झेलेगा। तो निश्चित तौर पर जो बिहार में हुआ है, वो पूरा का पूरा मॉडल उसने एक नई दिशा दे दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस फंडे में अपने और ज्यादा क्लियर हैं। जी, मैं कहूंगी कि चुनाव हो चुका है, चुनाव हो चुका उसके बाद हर घर में विश्लेषण होता है, बातें होती हैं। और जिस तरह से कल आपने रोहिणी आचार्य का देखा, बिल्कुल, कैसे अपमान अपने घर में अपनी ही बेटी का होता है, जिस घर में इतने मुख्यमंत्री रहे हों, उप मुख्यमंत्री उस लड़की के भाई हों, आप उस लड़की को किसी की हिम्मत कैसे हुई कि उसे चप्पल दिखाए, उसके साथ बदसलूकी करे,
घर की बेटी है, कितनी दर्दनाक स्थिति अगर इतने बड़े परिवारों में भी बेटियों के साथ होती है, तो वो दूसरे की बेटी के लिए कितना सहानुभूति रखेंगे, ये सोचने की बात बिल्कुल है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ये सोचने की बात है। इसलिए बिहार ने जो दिशा दिखाई है, तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले से ही बढ़ रहा है 2017 से, और अब बिहार ने भी हाथ मिला लिया है उत्तर प्रदेश का। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कभी बुरे लहजे में सुनाया जाता था, अब एक नए लहजे में सुनाया जाएगा। और अखिलेश यादव जी को डरना ही चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए साहब। क्यों? क्योंकि हिंदू एक हो रहा है और आप हिंदू द्रोही हैं, ये आप खुद सिद्ध कर चुके हैं। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी, यात्रा, मौसम, इसकी वजह से गला खराब है और स्टूडियो में नहीं हूं, तो मेरी उस आवाज की जरा अपेक्षा भी मत करिएगा। हो सकता है थोड़ी ऑडियो क्वालिटी भी हो, थोड़ा सा नेट का भी इशू हो सकता है। इन तमाम कमियों के साथ बावजूद आप अपना स्नेह बनाए रखेंगे, ये हमें उम्मीद है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते फिर एक बार, वही नहीं हो रहा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि किसी भी अपलोड की पहली सूचना आपको मिले। ओरछा की धरती से अभी हम कुछ और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।